Good morning everyone. I am Dr. Rekha Prajapat. In this video, I will explain you about recombination and recombination process. जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि जब हम किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल पर लाइट के फोटोन को इंसिडेंट करते हैं तो वहाँ पे दो टाइप से हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिला था। एक था डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन और दूसरा था इनडायरेक्ट एब्जॉर्प्शन। इसके कारण हमने बैंड गैप को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया था, लाइक डायरेक्ट बैंड गैप और इनडायरेक्ट बैंड गैप। आज के इस वीडियो में हम फोटो सेल के लिए ही हम आगे सेकेंड स्टेप की बात कर रहे हैं, दैट इज द रिकॉम्बिनेशन। देखिए, ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन की जब हमने बात की थी तो वहाँ पे हमारे पास में कुछ चार्ज कैरियर जनरेट हुए थे फोटोवोल्टाइक सेल में। एक फोटो सेल की प्रॉपर वर्किंग के लिए यह नेसेसरी है कि ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन से जो कैरियर्स जनरेट होते हैं ये जनरेट एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करें, मीन्स ये जंक्शन बैरियर को क्रॉस करें रिकॉम्बिनेशन होने से पहले। सो रिकॉम्बिनेशन इज जस्ट द इनवर्स प्रोसेस ऑफ द जनरेशन। So recombination attempts to restore the non-equilibrium carrier densities generated by photoexcitation to their dark thermal equilibrium values. फर्दर यहाँ पे अभी हम जो कैरियर जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं, इस मॉडल को हम एक फिगर के द्वारा पिक्चराइज कर सकते हैं। Like this is the figure in which we can picturize the generation or recombination model here। तो देखिए, ये जो एक मॉडल है, इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होते हैं। कहने का मीनिंग यह है कि अभी हम मेनली बात कर रहे हैं इस यूनिट में फोटो सेल की, और फोटो सेल जो होता है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलकर बना होता है। इसमें डिफरेंट लेयर्स हो सकती है फोटो सेल में, हेट्रोजंक्शन और होमोजंक्शन टाइप के सोलर सेल्स भी होते हैं। और जब हम इन सोलर सेल पे एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं तो होता क्या है, इस फोटोन का उस मटेरियल के द्वारा एब्जॉर्प्शन किया जाता है, और उस एब्जॉर्प्शन के कारण यहाँ पे हमें होल इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेट होता है, या हम ये कहें कि हमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिलता है। सो इस कंडीशन में हम ये देखते हैं कि जो हमें ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिलते हैं, इनका जो जनरेशन होता है रेट का, दैट इज द जी पर सेंटीमीटर क्यूबिक सेकेंड इनवर्स। सो वी कैन सी हियर, ये जो हमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिलता है ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर होने पर मिलता है, और इनकी जो रेट हमें मिल रही है दैट इज द जी, कैपिटल जी। सो इन दिस फिगर वी आर रिप्रेजेंटिंग हियर कैपिटल जी when we are getting a transition from the valence band to the conduction band at the rate of g per cubic centimeter second inverse। फर्दर ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स और जो होल्स होते हैं यह एक इंट्रिंसिक प्रोसेस के द्वारा रिकम्बाइन हो सकते हैं। रिकम्बाइन मतलब ये वापस से लोअर स्टेट में आ जाए, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर एक रिकॉम्बिनेशन कोफिशिएंट बीटा आई की बात करते हैं। So you can see here, this is the term beta I when we are talking about the recombination process of here generated electron and holes। यहाँ पे टू स्टेप की बात करते हैं जिसको हम एक्सट्रिंसिक प्रोसेस कहते हैं, जिसमें हम दो टाइप के रिकॉम्बिनेशन कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं। सो यू कैन सी हियर, हम यहाँ पे दो टाइप के प्रोसेस को हमें डिनोट कर रहे हैं। लाइक फर्स्ट वन वॉज द इंट्रिंसिक प्रोसेस, जिसके लिए हमने रिकॉम्बिनेशन कोफिशिएंट को डिनोट किया है बीटा आई से, और सेकेंड वन इज द एक्सट्रिंसिक प्रोसेस, जिसके लिए रिकॉम्बिनेशन कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट किया गया है बीटा एन और बीटा न्यू से। बीटा एन है जब हम अनऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर रहे हैं, और बीटा म्यू इज फॉर कैप्चरिंग अ होल व्हेन ऑक्यूपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों कंडीशन में हम यहाँ पे दो डिफरेंट रिकॉम्बिनेशन कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, लाइक बीटा एन एंड बीटा म्यू। सो दिस इज द फिगर which is representing here about the generation or recombination model,
and in which the rate of intrinsic generation of the electron hole pair is in terms of the G per cubic centimeter second inverse। साथ ही हम फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री होल के लिए रिकॉम्बिनेशन कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम बीटा आई की टर्म में। और यदि फ्री इलेक्ट्रॉन को अनऑक्यूपाइड इम्परफेक्शन लेवल की बात की तो बीटा एन से रिप्रेजेंट किया गया है, और फ्री होल के रिकॉम्बिनेशन की अगर हम बात कर रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन के साथ में जो कि ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, उसके लिए हम बीटा म्यू यूज में ले रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ पर जो रिकॉम्बिनेशन की रेट है यह दोनों टाइप के रिकॉम्बिनेशन कोफिशिएंट्स पर डिपेंड करती है, साथ ही डिपेंड करती है रिकम्बाइनिंग स्पीशीज की डेंसिटीज पे। सो यहाँ पे हम इन क्वांटिटीज को हमें एक्सप्लेन करना नेसेसरी है इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस फुली। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन कोफिशिएंट के मैग्नीट्यूड को डिटरमाइन करते हैं, फिर उसके बाद में हम रिकम्बाइनिंग स्पीशीज की डेंसिटीज को डिटरमाइन करते हैं। यदि हम जनरलाइज रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं जिसमें हम रिकॉम्बिनेशन कोफिशिएंट को डिनोट कर रहे हैं बीटा 1 2 से, तो उस कंडीशन में रिकॉम्बिनेशन की रेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे u से, एंड इट विल बी इक्वल टू दी n1 n2 मल्टीप्लाइड बाय बीटा 1 2। यहाँ पर जो n1 और n2 है यह दो रिकम्बाइनिंग स्पीशीज की डेंसिटी है। जनरली हम यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन स्पीशीज या उनके जो प्रोसेस को हम रिकॉम्बिनेशन क्रॉस सेक्शन सिग्मा के टर्म में भी एक्सप्रेस करते हैं, लाइक बीटा कैन बी इक्वल टू द सिग्मा ऑफ द विच इज द फंक्शन ऑफ द ई मल्टीप्लाइड बाय VTH। यहाँ पर जो VTH है दैट इज द थर्मल वेलोसिटी and sigma E is the cross section which is the function of energy, और जो सिग्मा है यहाँ पे ये है प्रोसेस के क्रॉस सेक्शन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इसकी। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द रिकॉम्बिनेशन प्रोसेसेस। रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस को हम मेनली कुछ कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, लाइक नॉन रेडिएटिव, रेडिएटिव जिसमें कि एनर्जी का डिसिपेशन हो जाता है फोटोन के एमिशन से। दूसरा होता है फोनॉन असिस्टेड जिसके अंदर एनर्जी का डिसिपेशन हो जाता है फोनॉन के एमिशन से। एंड जो यहाँ पे नॉन रेडिएटिव और करियर एक्साइटेशन असिस्टेड होते हैं जिसमें कि एनर्जी का डिसिपेशन हो जाता है दूसरे फ्री करियर के एक्साइटेशन के कारण। तो यहाँ पे हम मेनली डिफरेंट टाइप के रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं, लाइक नॉन रेडिएटिव, रेडिएटिव, फोनॉन असिस्टेड और करियर एक्साइटेशन असिस्टेड। एक रिकॉम्बिनेशन कोफिशिएंट का जो मैग्नीट्यूड है वो मेनली डिपेंड करता है प्रोसेस पे कि किस टाइप के करियर की एनर्जी का यहाँ पे डिसिपेशन हो रहा है या रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। लाइक यदि एक एनर्जी एक फोटोन के टर्म में दी जा रही है तो उस कंडीशन में रेडिएटिव प्रोसेस होता है। जिसमें हम सिग्मा इंट्रिंसिक की बात करते हैं जो कि सबसे पहले 1963 में रोज नाम के पर्सन के द्वारा दिया गया था, और इसके लिए फॉर्मूला दिया गया था लाइक सिग्मा इंट्रिंसिक विल बी इक्वल टू दी 5 × 10⁻⁻25 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा एन टो स्क्वायर EG स्क्वायर ME asterisk MH asterisk into multiplied by raised to the power -3/2 multiplied by 300 per T degree Kelvin raised to the power 5/2 centimeter square। इस इक्वेशन में जो नीटा या एन टॉ है उसको हम मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अल्फा यहाँ पर एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट या एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है फोटॉन्स के लिए जिनकी जो एनर्जी है वो बैंड गैप से ज़्यादा है। ME एस्ट्रिक और MH एस्ट्रिक रिस्पेक्टिवली इलेक्ट्रॉन और होल के इफेक्टिव मासेस हैं। सिग्मा की यदि हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं गैलियम फॉस्फाइड के लिए तो उसकी वैल्यू यहाँ पे रेंज करती है 2.4 × 10⁻⁻19 सेंटीमीटर स्क्वायर से लेकर के
ये तो जर्मेनियम के लिए एग्जिस्ट करती है, तो वहीं गैलियम फॉस्फाइड के लिए वैल्यू होती है इसकी 9.3 इंटू 10⁻⁻16 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि हम यहाँ पे एक्सट्रिंसिक रिकॉम्बिनेशन के लिए रेडिएटिव क्रॉस सेक्शन के अज्यूम करते हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पर सिग्मा एन और सिग्मा पी का सिम या फिर थोड़ा सा डिफरेंस का हमें यहाँ मैग्नीट्यूड में ऑब्जर्व होता है। नाउ फर्दर, यदि एक फोटो एक्साइटेड कैरियर की एनर्जी का यहाँ पे डिसिपेशन होता है एक या एक से ज़्यादा फोनॉन के इमिशन के कारण, मीन्स अभी हम यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप की रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं, अभी हमने उसमें पहले रेडिएटिव टाइप के रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस की बात की थी। अब आगे मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ नॉन रेडिएटिव फोनॉन असिस्टेड रिकॉम्बिनेशन की। तो नॉन रेडिएटिव फोनोन असिस्टेड रिकॉम्बिनेशन कब होगा? जब यहाँ पे फोटो एक्साइटेड कैरियर की एनर्जी का डिसिपेशन हो जाता है एक या एक से ज़्यादा फोनॉन के इमिशन से। तो उस कंडीशन में हमें नॉन रेडिएटिव फोनोन असिस्टेड रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस ऑब्जर्व होगा। अब क्योंकि यहाँ पे एनर्जी डिसिपेट हो रही है और ये जो डिसिपेशन हो रहा है एनर्जी का, यह है सेवरल टेंथ्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में हो रहा है, और एक फोनॉन की एनर्जी जो होती है वो लगभग कुछ मिली इलेक्ट्रॉन के वोल्ट की होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमें ऐसे प्रोसेस में फोनॉन के इन्वॉल्वमेंट की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए यहाँ पे कुछ फोनॉन्स का इमिशन होता है और कभी कभी एक से ज़्यादा फोनॉन्स भी हमें मिलते हैं, but that probability is relatively small. So इस कंडीशन में जो रिकॉम्बिनेशन क्रॉस सेक्शन है हम उसको स्मॉल आयनाइजेशन एनर्जी के लिए, लाइक सिलिकॉन के अगर हम हाइड्रोजनिक इम्प्योरिटी की बात कर रहे हैं तो हम उसके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ अबाउट 10⁻15 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि सबसे पहले गोमेल और लैक्स के द्वारा 1955 में प्रेजेंट की गई थी। यदि हम यहाँ पे डीपर रिकॉम्बिनेशन सेंटर की बात करते हैं तो उस कंडीशन में जो कॉरेस्पॉन्डिंग क्रॉस सेक्शन होगा वो कुछ कम मैग्नीट्यूड के ऑर्डर का होना चाहिए। बट यदि हम यहाँ पे कुलॉम अट्रैक्टिव सेंटर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें एक नई पॉसिबिलिटी देखने को मिलती है। लाइक हमारे पास में बहुत सारे इम्परफेक्शन सेंटर्स जनरेट हो जाएंगे जिसमें हमें एक्साइटेड स्टेट ग्राउंड स्टेट के अबव हमें मिलती है, और यदि हम यहाँ पे कैरियर का कैप्चर देखते हैं एक्साइटेड स्टेट की फॉर्म में विच इज सच अ सेंटर, तो उस केस में यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है कि नंबर ऑफ ट्रांजिशंस वहाँ पे होते हैं लाइक एक्साइटेड स्टेट लैडर की फॉर्म में ग्राउंड स्टेट की तरफ, और कुछ एक फोनॉन के इमिशन से हमें ये ट्रांजिशन देखने को मिलता है। ये कंसेप्ट प्रेजेंट किया गया था 1960 में लैक्स के द्वारा। नाउ यदि हम यहाँ पे एक सिंपल अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई करना चाहते हैं मैग्नीट्यूड के लिए और टेम्परेचर डिपेंडेंसी के लिए सिग्मा पर, लाइक हम यहाँ पे सिग्मा यानी कि अगर हमें क्रॉस सेक्शन निकालना है कुलॉम अट्रैक्टिव सेंटर के लिए, तो उस कंडीशन में हम फॉर्मूला देंगे दैट सिग्मा अट्रैक्टिव will be equal to the pi r square। यहाँ पर जो r है that is the radial distance from the center at which the Coulomb attractive potential energy is just equal to the mean thermal energy kT of the carriers। तो इस कंडीशन में सिग्मा अट्रैक्शन का फॉर्मूला होगा q raised to the power 4 divided by 16 pi epsilon s square k square t square। here epsilon s जो है वो मटेरियल की परमिटिविटी है, और टिपिकल कंडीशन में जब हम यहाँ पे देखते हैं तो सिग्मा अट्रैक्टिव की वैल्यू हमें मिलती है 10⁻⁻12 300/t⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो अभी हमने अट्रैक्टिव टाइप के क्रॉस सेक्शन की बात करी है। सिमिलर कंडीशन भी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है जब हमारे पास में जो चार्ज कैरियर्स है वो एक टाइप का कुलॉम रिपल्सिव क्रॉस सेक्शन एग्जिबिट करते हैं।
तो उस कंडीशन में जो रिकॉम्बिनेशन होगा उसके लिए हम जो सिग्मा रिपल्शन की बात करेंगे वो हम यहाँ पे इस फॉर्मूले के द्वारा हम देख सकते हैं। इस कंडीशन में जो होता है, यदि हमारा जो सेंटर है वो अप्रॉक्सीमेटली जियोमेट्रिक डायमेंशन की हम बात करते हैं उस कंडीशन में, लाइक सिग्मा जियोमेट्रिक, जो सेंटर होता है वह एक हाई पोटेंशियल बैरियर से सराउंडेड होता है, इसकी एनर्जी होती है डेल्टा ई। और इस कंडीशन में हमें जो फ्री कैरियर्स होते हैं उनके थर्मली एक्साइटेशन के लिए इस बैरियर को पार करना पड़ता है। सो इस कंडीशन में जो रिपल्सिव सेंटर होता है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिग्मा रिपल्सिव से, एंड इट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू द सिग्मा ऑफ जीओ एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस डेल्टा ई अपॉन के टी। यदि हम ये कहते हैं कि जो बैरियर है उसकी हाइट जो है वो ऑलमोस्ट 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है, तो 300 डिग्री केल्विन पर सिग्मा रिपल्सिव की वैल्यू होगी 10⁻⁻⁶, एंड सिग्मा जीओ विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू द 10⁻⁻21 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अगर हमें यहाँ पे इस कैप्चर के लिए ऑल्टरनेटिव रूट फॉलो करना है तो हम यहाँ पे थर्मल एक्साइटेशन कर देते हैं बैरियर के अक्रॉस, मीन्स यहाँ पे टनलिंग हो जाती है। और उस टनलिंग के द्वारा हम यहाँ पे देख सकते हैं एक एग्जांपल को, लाइक यदि हम सिलिकॉन में जिंक की इम्प्योरिटी को एड ऑन कर देते हैं तो उस कंडीशन में जो जिंक होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। साथ ही हमारे पास में यहाँ पे डबली नेगेटिव क्रिस्टल के लिए हमें यहाँ पे डबली नेगेटिव हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे यदि एक फोटो एक्साइटेड होल के कैप्चर की हम बात करते हैं तब भी यहाँ पे हमें एक सिंगल नेगेटिव हमें देखने को मिलता है। और ये जो सिंगल नेगेटिव सेंटर होता है ये फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिकम्बाइन होता है, जिसके लिए हम सिग्मा रिपल्सिव की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं 10⁻⁻20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यदि आगे हम बात कर रहे हैं कि यदि फोटो एक्साइटेड कैरियर की एनर्जी का डिसिपेशन हम देखते हैं, यदि किसी दूसरे फ्री कैरियर की एनर्जी को बढ़ाने पर हमें फोटो एक्साइटेड कैरियर की एनर्जी में डिसिपेशन ऑब्जर्व होता है, तो हम इसके लिए यहाँ पे नॉन रेडिएटिव ऑगर रिकॉम्बिनेशन की बात करते हैं। ये जो नॉन रेडिएटिव ऑगर रिकॉम्बिनेशन है यह एक टाइप का इम्पैक्ट आयोनाइजेशन का एक इन्वर्स प्रोसेस होता है, जिसमें हमें यहाँ पे जो एनर्जेटिक फ्री कैरियर्स होते हैं ये अपनी एनर्जी का लॉस करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ आयोनाइजिंग एंड इम्परफेक्शन, यानी कि हमारे पास में जो इम्परफेक्शन होता है क्रिस्टल में उसके आयोनाइजिंग प्रोसेस के लिए फ्री कैरियर्स अपनी एनर्जी का लॉस करते हैं। ये जो ऑगर रिकॉम्बिनेशन होता है यह एक 3 बॉडी प्रोसेस होता है और यहाँ पर मेनली 3 पॉसिबल इंटरेक्शंस होते हैं, लाइक फ्री कैरियर, चार्ज इम्परफेक्शन सेंटर्स हमें मिलते हैं जैसे कि Ni कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, Np, Ni कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, N2p एंड Np²। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये थ्योरी प्रेजेंट की गई थी बैक एंड कॉन्ड्रेट के द्वारा 1973 में और डिजॉरियर एंड स्किमिट के द्वारा 1977 में। फर्दर यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेशन रेट होती है ये बढ़ जाती है जैसे जैसे बैंड गैप एनर्जी की वैल्यू कम होती है। सो ऐसे सेमीकंडक्टर मटेरियल जिनका बैंड गैप स्मॉल होता है उनके लिए ऑगर प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यदि हम एक एज ए एग्जाम्पल की बात करते हैं तो पी टाइप सिलिकॉन के लिए रिकॉम्बिनेशन रेट को हम इस 38 इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक U विल बी इक्वल टू दी B/P²। और यहाँ पे जो ऑगर लाइफ टाइम होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द tau एंड इट विल बी इक्वल टू दी n डिवाइडेड बाय U, और इट विल बी इक्वल टू दी 1 डिवाइडेड बाय Bp², और इट विल बी इक्वल टू दी 1 डिवाइडेड बाय Bna²। यहाँ पर जो हम ऑगर रिकॉम्बिनेशन कोफिशिएंट देख रहे हैं दैट इज रिप्रेजेंटेड हियर बाय B इज इक्वल टू दी 1.2 इंटू 10⁻⁻32 सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, जो कि ब्रिस्टर एट ऑल के द्वारा 1975 में रिप्रेजेंट किया गया था। ये तो अभी हमने पी टाइप सिलिकॉन के लिए ऑगर रिकॉम्बिनेशन की बात करी थी, जिसके लिए Na की वैल्यू थी 2 इंटू 10⁻12 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो नाउ बाय कैलकुलेटिंग द रेट ऑफ इम्पैक्ट आयोनाइजेशन, और यदि हम इसको इक्वल कर देते हैं ऑगर रिकॉम्बिनेशन की रेट के,
तो यहाँ पे हमें एक चार्ज इम्परफेक्शन भी देखने को मिलता है। यहाँ पे हम उसके द्वारा बी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। और जैसा कि यह कैलकुलेट किया गया है हाइड्रोजेनिक इम्परफेक्शन के लिए, जिसके लिए बी की वैल्यू ऑब्टेन की गई थी 10⁻⁻24 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बट अब क्योंकि ऑगर रिकॉम्बिनेशन की रेट डिपेंड करती है फ्री करियर की डेंसिटी पे, तो उस कंडीशन में जो रिकॉम्बिनेशन मोड है यह इंपॉर्टेंट हो जाता है जब कि करियर डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो यदि हमें ऑगर रिकॉम्बिनेशन को कॉम्पीट करना है कूलॉम्ब अट्रैक्टिव रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस के द्वारा, जैसा कि हम देख सकते हैं लाइक सिग्मा अट्रैक्शन की वैल्यू आई थी 10⁻⁻12 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उस कंडीशन में जो करियर डेंसिटी होगी वो यहाँ पे इंक्रीज की जाएगी लाइक अप टू द 10⁻15 पर क्यूबिक सेंटीमीटर using the value of B which is equal to the 10⁻⁻69 centimeter square per second square। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस के लिए हमारे पास में बहुत सारे डीप लेवल्स अवेलेबल होते हैं, जिनके लिए जो B है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है हाइड्रोजनिक वैल्यू के कंपैरिजन में। जैसा कि हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल डेटा हमें सजेस्ट करता है कि जो B है उसकी वैल्यू कम हो सकती है 10⁻⁻26 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के कंपैरिजन में एक डीप सेंटर एसोसिएटेड के लिए, जिसके लिए गैलियम आर्सेनाइड में कॉपर की इम्प्योरिटी को ऐड किया जाता है और जो वैलेंस बैंड है वो लाई करता है 0.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊपर। यदि हम इनके कंपैरेटिव टॉक करते हैं, कंपैरिजन प्रेजेंट करते हैं, तो उस कंडीशन में डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स के लिए डायरेक्ट इंट्रिंसिक रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन जो होता है ये डोमिनेट करता है रिकॉम्बिनेशन ट्रांजिशंस के लिए, बिकॉज दे आर वर्टिकल ऑन द ई वर्सेस के डायग्राम। जैसा कि हम देख सकते हैं कि प्रीवियस वीडियोस में हमने ई और के डायग्राम इनके लिए देखा था। यहाँ पे इन ट्रांजिशंस में मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स के लिए जो डायरेक्ट रिकॉम्बिनेशन होता है वो इंट्रिंसिक रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन के कंपैरिजन में डोमिनेट करता है और इनके लिए जो मिनॉरिटी करियर लाइफ टाइम होता है वो बहुत कम होता है लाइक अबाउट ऑफ 10⁻⁻9 टू 10⁻⁻12 सेकेंड। बट जब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स की, तो उनके लिए एनर्जी और मोमेंटम दोनों ही साइमल्टेनियसली चेंज हो जाते हैं। सो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने बात करी है डिफरेंट टाइप की रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस की। थैंक यू सो मच।